रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड एपिसोड 8 दिल्ली ब्लेक विला। रात का वक्त। मितू इस वक्त राका को पीलो से मार रही थी और वो बिना कुछ रिएक्ट किए बस चुपचाप बैठा कोई बुक पढ़ रहा था। वो चढ़ते हुए बोली, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? सच में निर्भय के साथ रह रहकर बिल्कुल उसकी तरह हो गए हो ना? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इंसान मुझे यहाँ ले आया, मेरी जॉब को, मेरे करियर को खत्म करने की धमकी दी, तुम्हें जॉब से निकलने की धमकी दी, और तुम्हें कोई लेना देना नहीं। राका ने अब जाकर गहरी सांस ली और बुक साइड में रखकर उसकी तरफ देखा। वो दोनों इस वक्त बेड पर थे। वो मुस्कुराकर मितू के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, देखो मेरी मंजूलिका, जो तुम कह रही हो मुझे समझ आ रहा है, पर मुझे फिलहाल सर की नहीं पलक मैम की फिक्र है। अगर वो तुम्हारे साथ खुश रहती हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है कि तुम यहाँ रहो? बेस्ट फ्रेंड है ना वो तुम्हारी? मितू उसे घूरने लगी और बोली, पर मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। हाँ, मैं पलक के साथ रहूंगी, पर क्या पलक घर पर रहेगी? वो भी तो मॉडलिंग करेगी ना? तो वो बोल ही रही थी कि राका ने कहा, वो मॉडलिंग नहीं करेगी। इनफैक्ट सर चाहते हैं कि उनका सोशल मीडिया भी बंद हो, वो घर में रहकर आराम करे, एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देख ले, तुम्हारे साथ एक्टिविटीज करे, पर बाहर के माहौल से दूर रहें। तुम खुद जानती हो बाहर जो कुछ भी हो रहा है, उसके बाद पलक मैम को इन सब से दूर रखना कितना जरूरी होगा। इसलिए तुम्हें यहाँ रखा है। ना तुम बाहर जाओगी ना पलक मैम को बाहर की दुनिया के बारे में जानने का कोई सवाल आएगा। वो बस तुम्हारे साथ खुश रहेगी। फिर भी अगर तुम नहीं चाहती तो मैं कल बात करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। वो बोल ही रहा था कि मितू ने कहा, अच्छा इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, ठीक है रह लूंगी मैं। उसने बच्चे जैसा चेहरा बनाकर कहा तो राका मुस्कुराया और उसे एक किस कर ली और कहा, वैसे सर ने गलत भी नहीं कहा, 3 साल हो गए शादी को, बच्चा करना चाहिए ना हमें। जैसे ही मितू ने ये सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपना दूसरी तरफ कर लिया और लेटते हुए बोली, सो जाओ, कल काम पर भी जाना है। राका को हंसी आ गई। वो उसके पीछे देखा आया और उसे अपनी बाहों में भरकर उसकी कंधे पर सर छुपकते हुए बोला, काम? पहले तुम्हारी पढ़ाई की वजह से तुम्हारे करीब नहीं आ रहा, पर अब जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तब तक नहीं आऊंगा। फिक्र मत करो, हम दोनों जो भी करेंगे एक दूसरे की मर्जी से करेंगे, ओके? मितू को सुकून था कि जिससे वो प्यार करती थी उसकी बाहों में थी। मितू ने पढ़ाई के तुरंत बाद ही शादी कर ली थी। इसमें बहुत सी चीज और उसके कुछ कोर्स फिर भी बाकी रह गए थे, जिनकी पढ़ाई उसे करनी थी। वो करीब 1.5 साल तक पढ़ाई करती रही, जिस चक्कर में राका उसके करीब आया ही नहीं था। फिर बाकी का 1 साल क्योंकि उसने नई शुरुआत की थी तो वो उसी में बिजी रहती थी, और पिछले 6 महीनों से दोनों के बीच एक रिश्ता बनना शुरू हुआ था। ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच प्यार नहीं था, पर प्यार से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। पर अब प्यार उस अंडरस्टैंडिंग पर हावी होता जा रहा था। दोनों शादीशुदा थे पर कभी उस हद तक एक दूसरे के करीब नहीं गए थे। शायद ये भी जल्दी होने वाला था। अगली सुबह पलक उठी तब तक निर्भय ऑफिस जा चुका था। जब वो उठी तो उसने मितू को देखा तो उसका नाश्ता ले आई थी, बट उसने पूरा रूटीन चेंज कर दिया था। यहाँ वो उसके लिए सिर्फ एक ग्लास दूध और कुछ नट्स लेकर आई थी, कुछ भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स जो पलक को अभी खाने थे। नाश्ता उसे बाद में मिलेगा। वो मितू के साथ खुश थी और उसे मितू के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ N&N में निर्भय अपने केबिन में था और अचानक इंटरकॉम बजा। उसने उठाया तो सामने से आवाज है, सर कोई स्पादो आए है, कह रही है आपसे मिलना चाहती है और नीचे काफी तमाशा क्रिएट कर रही है। जैसे ही निर्भय ने ये सुनो उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। उसने इंटरकॉम रखा और सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो नीचे आया और लॉन्च एरिया की तरफ बढ़ गया। उसे सामने ही महारानी दिख गई। वो हमेशा की तरह अच्छी खासी तैयार हुई हुई थी, पूरे ट्रेडिशनल लुक में, काफी सारे गहने, चमकीले कपड़े, वो हैवी सा मेकअप। आसपास जितने भी लोग खड़े थे सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और वो सबको घूर रही थी। निर्भय जाकर उससे कुछ कदम की दूरी पर रुका तो महारानी ने उसे घूरते हुए वैसे ही गुस्से में अपने दांत पीसकर पर दबी आवाज में कहा, क्या किया है तुमने शुभम के साथ? वो मुस्कुरा कर बोला, अब मैं इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ और तुम एक स्पेडो हो, तुम्हारे भाई से मेरा क्या कनेक्शन होगा? मैं क्या कर सकता हूँ उसके साथ? जैसे ही महारानी ने ये सुना उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई। वो हैरानी से निर्भय को देखने लगी। निर्भय उसके करीब आया और उसके कान के पास अपना चेहरा ले जाकर धीरे से कहा, क्या हुआ? शौक लगा सुभाष नायक। ये नाम काफी था। महारानी ने एकदम से सिर टेढ़ा करके निर्भय की तरफ देखा। निर्भय ने वापस अपना सर सीधा किया और उससे दूर होते हुए कहा, कहने को स्पेडो पर अंदर ही अंदर रेपिस्ट। न जाने कितनी लड़कियों का रेप किया और अब स्पेडो बनकर बच गए। नाइस आइडिया।
महारानी उर्फ सुभाष निर्भय की बातें सुनकर हैरान थी। उसे गुस्सा तो आ रहा था, उसकी कसी हुई मुठ्ठियां और चेहरे के भाव ये बताने के लिए काफी थे, पर वो कुछ बोल नहीं रही थी। और निर्भय ने वैसे ही जरा तेज आवाज में कहा, एन एंटरटेनमेंट कंपनी है, एंटरटेनमेंट शो नहीं। यहाँ जोकर्स का कोई काम नहीं है। उसमें गार्ड्स की तरफ देखा तो दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और महारानी की तरफ बढ़े। वो महारानी को छूने को हुए कि महारानी ने एकदम से हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया और निर्भय को देखते हुए वैसे ही दबी आवाज में कहा, निर्भय नोमानी, तुम पछताओगे। अगर मुझे मेरा भाई नहीं मिला तो तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। और निर्भय ने बड़े आराम से कहा, पुलिस स्टेशन जाओ और रिपोर्ट लिखवाओ अगर तुम्हारा भाई नहीं मिल रहा है तो। मुझे नहीं समझ में आता लोगों को क्यों लगता है कि उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निर्भय नोमानी होता है। वो बड़े बेफिक्र अंदाज में, आराम से और तेज आवाज में ये बातें बोल रहा था, जैसे जानबूझकर महारानी को बेइज्जत कर रहा हो। पर महारानी को वहां किसी की नजरों से कहाँ फर्क पड़ रहा था। वो तो बस निर्भय को देख जा रही थी। निर्भय ने अपना हाथ उठाया और 2 उंगलियों के इशारे से उसे जाने को कहा। फिर खुद पीछे कदम लेते हुए कहने लगा, निर्भय नोमानी, इंसान के इरादे उसकी आंखों में पढ़ लेता है और तुम्हारे इरादे तुम्हारी आंखों में दिख नहीं रहे। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, पर अफसोस कि तुम कुछ कर नहीं पाओगी। निकलो यहां से। उसने आखिरी 3 शब्द काफी सख्त लहजे में कहे थे, पर महारानी के चेहरे की एक्सप्रेशंस कुछ अलग थे। वो बिना कुछ बोले चुपचाप चली तो गई, पर यह खामोशी किसी तूफान के पहले की खामोशी की तरह थी। वो वहां से जा चुकी थी और निर्भय ने एक नजर दैनिक की तरफ देखा जो उसके पीछे ही खड़ा था। दैनिक कुछ सोच रहा था और महारानी को ही देख रहा था और निर्भय ने वैसे ही कहा, नजर रखो, इस पर घायल शेर है, हमला जरूर करेगा। फिर वो वहां से चला गया। आज कुछ पार्टीज के साथ उसकी डीलिंग होने वाली थी। 7 घंटे लगातार मीटिंग में बिजी रहा था वो, और शाम होते होते जब वो फ्री हुआ तो उसके सामने राका और दैनिक दोनों खड़े थे। उसने उन दोनों की तरफ देखा और बोलने का इशारा किया तो दैनिक अपने आईपैड में देखते हुए बोलने लगा, मेरे हिसाब से कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है सर। पलक मैम के जो भी सारे प्रोजेक्ट थे वो हमने किसी और मॉडल को दे दिए हैं, और कुछ प्रोजेक्ट जो आपने कहा था कि पलक मैडम को ही वो प्रोजेक्ट करने हैं उन्हें इस वक्त डिले कर दिया है। वो प्रोजेक्ट अब तो सीधा 6-7 महीना के बाद ही हो सकते हैं। और आपने जो मीडिया वालों से पुलिस स्टेशन के बाहर कहा था वो क्लिप हर जगह वायरल हो रही है सर। सोशल मीडिया पर जहां आपको एक सख्त नज़र से देखा जाता है वहां अब आपको एक और नाम मिल रहा है। निर्भय ने ये सुनकर आंखें छोटी कर ली तो दैनिक ने थोड़ा हिचकिचा कर कहा, सर लोगों ने आपको नाम दिया है स्वीटेस्ट हस्बैंड, जो अपनी वाइफ के लिए किसी से भी भिड़ सकते हैं। निर्भय के चेहरे पर अजीब से भाव हो गए थे। वो गुस्सा था, खुश थी, इरिटेशन थी, क्या था समझना मुश्किल था। और दैनिक में आगे कहा, लड़कियां आप पर फिदा हो रही है। खैर वो तो वैसे भी आपकी खूबसूरती पर है, पर अब उनका कहना है कि अगर आप जैसा हस्बैंड मिले तो उनकी तो लाइफ सेट हो जाए। निर्भय ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा है। दैनिक ने तुरंत ना में सिर हिलाया और बोला, सर मैं तो कमेंट्स चेक कर रहा था। मतलब लड़कियों ने वो कमेंट लिखे हैं कि मैं क्या बोलूं। और वो चुप हो गया। यहाँ राका को यहाँ हंसी आ रही थी पर उसने अपने मुंह पर हाथ रख रखा था। निर्भय जब ये देखा तो बोला, तुम भी बोलो, फिर तुम दोनों को साथ में सजा दे देते हैं। ओके। राका ने तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज किया और बोला, सर मैं तो इन्फॉर्मेशन देने आया था। रिदा अपने फ्लैट पर है, वो बाहर ही नहीं निकली उस दिन से। किस हाल में है, कैसी है, किसी को नहीं पता। और विधान की बात तो उसके घर वालों को अभी तक पता नहीं चला है कि वो लड़की मैडम ही है। बट हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, इससे पहले कि वो मैडम तक पहुंच जाए। और करना क्या है वो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक एक लड़की क्रिएट करनी पड़ेगी जो ये कबूल करे कि विधान ने उसका रेप किया है। उसकी बात सुन दैनिक ने कहा, सर तो हम उस लड़की को क्यों नहीं ले आते जिसके साथ 3 साल पहले विधान बंसल का स्कैंडल उड़ा था। निर्भय ने उसकी तरफ देखा तो राका को भी याद आया। वो बोला, हाँ विधान की वो गर्लफ्रेंड। सर पलक मैम के साथ जब उसकी बातें उड़ी थी तब उसने कहा था कि पलक मैम सिर्फ उसकी दोस्त है, वो तो किसी और लड़की को डेट कर रहा है। और वो लड़की कौन थी, कहाँ थी, हमें आज तक पता नहीं चला। बाद में वो कहने लगा कि वो सिंगल है। निर्भय ने कुछ सोचते हुए कहा, ढूंढो उस लड़की को और लेकर आओ। और हाँ, वो रुका और कुछ याद करते हुए बोलो, नेहा को ढूंढो, कहाँ है वो। जैसे ही निर्भय ने ये कहा, राका और दैनिक दोनों चौंक गए। नेहा, भला निर्भय नेहा को क्यों ढूंढवाना चाहता था। फिर भी वो कुछ भी नहीं बोल पाए। दोनों ने बस हाँ में सिर हिलाया, वहां से चले गए। निर्भय भी अपने काम में लग चुका था कि अचानक उसका फोन बजा।
उसने देखा तो पलक उसे कॉल कर रही थी। निर्भय ने फोन उठाया कि सामने से उसके चिल्लाने की आवाज आए, तुम्हारे बॉडीगार्ड्स मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे, इनसे कहो ये मुझे जाने दे, वरना मैं इनका सर फोड़ दूंगी। निर्भय ने फोन को अपने कान से थोड़ा दूर किया क्योंकि वो चिल्ला रही थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, मितू कहाँ है? पलक वैसे ही एक बार फिर चिल्ला कर बोली, मितू मेरे साथ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कैद करोगे। मैं ऑफिस नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं पर भी नहीं जा सकती। इनसे कहो कि मेरा रास्ता छोड़े। निर्भय ने वक्त देखा तो शाम तो होने ही वाली थी। उसने वैसे ही कहा, 2 घंटे रुक जाओ फिर ये तुम्हें जाने देंगे। और इससे आगे पलक कुछ कहती कि निर्भय ने फोन रख दिया और अपना फोन लेकर वो वहां से निकल पड़ा। ब्लेक विला। पलक करीब 2 घंटे से हॉल में ही बैठी इधर उधर घूम थी। गुस्से से दंदनाता और लाल हुआ उसका चेहरा देखकर कोई भी बता दे कि सामने आने वाला उसके हाथ से पीटने ही वाला था। वो इधर उधर घूम ही रही थी कि अचानक सामने से आते निर्भय पर नजर चली गई जिसके हाथ में एक बॉक्स था। पलक गुस्से में उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, निर्भय नोमानी, मैं तुम्हारी कैदी नहीं बीवी हूं, तुम मुझे ऐसे कैद। वो बोल ही रही थी कि निर्भय ने अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को उसके सामने करते हुए कहा, तुम्हारे लिए पेस्ट्री है, तुम्हारी मर्जी है, अगर खानी है तो खा लो, नहीं तो फ्रिज में रखो। जैसे ही पलक ने ये सुना उसे समझ नहीं आया वो क्या बोले। जो चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था एकदम से फका करके उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने कंफ्यूजन से उस बॉक्स को अपने हाथ में लिया और ऊपर से खोल कर देखा। उसके अंदर स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और अलग अलग फ्लेवर की पेस्ट्रीज रखी हुई थी। पलक के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो पेस्ट्री को लेकर वही सोफा पर बैठ गई और अपने हाथ से ही उस पेस्ट्री को उठाकर खाने लगी। निर्भय ने उसे ऐसे देखा तो ना में सिर हिलाया और पलक वैसे ही उन पेस्ट्री को खाते हुए पर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कह रही थी, तुम मुझे सिर्फ पेस्ट्री खिलाकर मना नहीं सकते, तुम्हारे गार्ड मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे, तुमने मेरा इंटरनेट बंद करवा रखा है, बताओ मुझे क्यों? वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसके हाथ में पेस्ट्री थी, गोद में पेस्ट्री का वो बॉक्स था और मुंह में भी पेस्ट्री भरी पड़ी थी। वो उसके सामने कॉफी टेबल पर बैठा और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके चेहरे पर लगी क्रीम को साफ करते हुए कहने लगा, तुमने ये जो टेंशन का पिटारा अपने सिर पर लिया है ना, इसे हटाने के लिए तुम्हें यहाँ कैद किया है, और अगर ज्यादा चपड़ चपड़ की तो कमरे से भी बाहर नहीं निकल पाओगी। पलक ने उसे घूरा। जैसे ही उसके मुंह से पेस्ट्री खत्म हुई उसने वापस अपने मुंह में पेस्ट्री भरते हुए कहा, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे बाहर जाना होता है और मैं मोनोनोम होता हो। पेस्ट्री भरे मुंह के साथ उसने क्या कहा निर्भय को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने उसे घूरते हुए कहा, पहले अपना मुंह खाली करो फिर बोलो, तुम्हारी थर्ड लैंग्वेज मुझे नहीं आती। पलक में जल्दी से अपने मुंह से पेस्ट्री खत्म की और बोली, पर मुझे मजा नहीं आता, मुझे बाहर जाना पसंद है, मैं घर में कभी बैठी नहीं रही। निर्भय ने अब खड़े होते हुए कहा, तो अब सीख लो, वैसे भी बच्चा होने के बाद तुम पूरे टाइम बाहर नहीं रह सकती, घर में तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा, तो घर में रहो, जो चाहिए वो घर में मंगवाओ, खाओ पियो आराम करो, एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देखो, सीरीज देखो और बस खुश रहो। बहुत दूसरी एक्टिविटीज है, एक्सरसाइज है, वो करो। बाहर जाना और इंटरनेट दोनों चीजें भूल जाओ क्योंकि ये अब तुम्हें सीधा 7 महीने बाद भी मिलेंगे। पलक कुछ भी नहीं बोल पाए, वो उसे बच्चों की तरह देखते हुए चुपचाप अपनी पेस्ट्रीज खा रही थी, पर आंखें अब भी निर्भय पर जमी हुई थी और निर्भय ने एक बार फिर अपने अंगूठे से उसके ऊपर झुककर उसके होंठ के कोने को साफ करते हुए कहा, मैं आता हूं। वो इतना कहकर वहां से चला गया और पलक बस चुपचाप पेस्ट्री खाती रह गई। वो अब भी बड़बड़ा रही थी, हिटलर कहीं का, बस अपनी बातें मनवाना आता है, कभी किसी की नहीं सुनता ना कभी मानता है, तानाशाही करता रहता है। हिटलर के जमाने में होता तो वो हिटलर भी इस हिटलर के सामने फीका पड़ जाता। और वो बच्चों की तरह उदास सी उन पेस्ट्री को खाने में लग गई। जब तक निर्भय नीचे आया पलक वो सारी पेशी खत्म कर चुकी थी। वो बिना किसी भाव के उसे देखने में लगा। वो लगभग 7-8 पेस्ट्री लाया था और पलक में सारी खत्म कर दी थी, और पलक ने अब सारी पेस्ट्री खत्म करके अपने हाथों की तरफ देखा, उन पर क्रीम लगी थी। वो अपने हाथ को अपने मुंह तक ले जाने को हुए कि निर्भय ने आकर उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या कर रही हो तुम? उसने निर्भय की तरफ देखते हुए कहा, अपनी उंगलियों को लिक कर रही हूं, देखो क्रीम लगी, मैं इतनी सारी क्रीम वेस्ट नहीं होने दे सकती है। निर्भय ने कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं थी। जैसे ही पलक नहीं सुना वो हैरानी से उस खाली बॉक्स को देखने लगी और फिर धीरे से बोली, मैंने तो बचाई नहीं तुम्हारे लिए। वो इविल स्माइल के साथ बोला, तो ये मेरी? पलक को कुछ समझ में नहीं आया और निर्भय उसकी क्रीम लगी और उंगलियों को लिक करने लगा। पलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
वो निर्भय को देखने लगी। वो उसकी उंगलियों से सारी क्रीम को खा चुका था। वो एक एक कर उसकी सारी उंगली को लिक कर रहा था। पलक बैठी खामोशी और हैरान सी आंखों से देख रही थी, और जब निर्भय ने देखा कि उसकी उंगलियां साफ हो चुकी है तो उसने चेहरे की तरफ देखा। चेहरे पर होंठों के किनारे पर थोड़ी सी क्रीम लगी थी। उसने पलक के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके होठों के पास लगी उस क्रीम को भी खा लिया। पलक की आंखें एक बार भी नहीं झपकी थी। वो बुत की तरह ऐसे ही बैठी थी, और निर्भय ने उस क्रीम को खाने के बाद उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। वो उसके होठों को लिक कर रहा था, उन्हें चूम रहा था और हल्के हल्के से बार बार अपने होठों और दांतों के बीच दबा रहा था। करीब 5 मिनट के बाद निर्भय ने पलक के होठों को स्मूच करते हुए छोड़ा और उसके कानों की तरफ बढ़ते हुए बोला, इससे ज्यादा स्वीट नहीं हो सकता कोई भी स्वीट। और वो पलक के ईयरलोब पर किस करके वहां बाइट करने लगा। पलक ने एक आंख भरी और उसके हाथ अपने आप निर्भय के सीने पर आने लगे। वो उसके कान से होते हुए उसके गले जो लाइन तक आ गया और उसे किस करने लगा। पलक के हाथ अपने आप निर्भय के बालों में उलझ गए थे। वो उसका साथ देने लगी। उसका मुंह खुला था और वो गहरी सांस लेते हुए मौन कर रही थी, और निर्भय बस लगातार उसे किस किए जा रहा था। उसके गले, गर्दन, कोलबोन हर जगह हल्के हल्के किस कर रहा था। वो हॉल में ही थे और सोफा पर बैठे थे। पलक जैसे निर्भय की गोद में ही थी और अचानक उन दोनों को आवाज आए, तुम दोनों ये सब अपने कमरे में जाकर नहीं कर सकते। जैसे ही पलक ने आवाज सुनी, एकदम से निर्भय के ऊपर से हाथ हटाकर उसे धक्का देकर खुद से दूर किया। सामने मिथु खड़ी थी। पलक में तुरंत अपने चेहरे पर आ रहे हैं बालों को कान के पीछे किया। वो काफी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई और कमरे में जाते हुए बोली, मुझे सोना चाहिए। और वो वहां से चली गई। उसके जाते ही निर्भय खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर मितु को देखने लगा। मितु भी बिना किसी भाव के चुपचाप से देख रही थी। निर्भय ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसकी आंखों में देखते हुए बिना किसी भाव के काफी ठंडे लहजे में कहा, यहाँ लाया हूं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो यहाँ से 6 महीने बाद तो क्या 6 साल बाद भी नहीं निकाल पाओगी, और अगर भेजूंगा भी तो ऊपर, बाहर नहीं। मितु चुप ही रही। जानती थी इस इंसान से बहस करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। निर्भय चुपचाप अपने कमरे में चला आया। खाना उन दोनों ने कमरे में ही मंगवाया था, क्योंकि अब पलक इन सब के बाद मितु के सामने नहीं जाना चाहती थी। उसे शर्म आ रही थी जैसे मितु ने उन दोनों को देखा था, तो उन्होंने यही मंगवा लिया। दोनों खाना खा लिया। पलक अपने बेड पर लेट चुकी थी और निर्भय उसके पास आकर लेटा। उसने पीछे से पलक को बाहों में भरा तो पलक एकदम से उसका हाथ हटाते हुए बोली, तुम करीब मत आओ मेरे, तुम्हारी वजह से नीचे इतना सब हो गया। पता नहीं मितु मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वो नाराजगी जताते हुए बोली तो निर्भय ने पीछे से ही उसकी पीठ पर किस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा, क्या सोच रही होगी? हस्बैंड वाइफ रोमांस कर रहे हैं और क्या वो नहीं करती क्या राखा के साथ? पलक की आंखें फैल गई। वो बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती ना? कल भी कैसे उसे बोल रहे थे और आज भी वो बोल ही रही थी कि निर्भय ने उसे अपने और करीब करते हुए कहा, ना मुझे शर्म आती है ना मुझे करनी है। पलक कुछ भी नहीं बोल पाई और निर्भय ने अपने हाथ उसकी टी शर्ट में डाल दिए। पलक एक बार फिर शांत हो चुकी थी। वो चुपचाप निर्भय को देख रही थी। निर्भय धीरे धीरे उसकी अपर बॉडी पर हाथ फेर रहा था, पेट और पेट से होते हुए उसकी क्लीवेज और क्लीवेज से नीचे तक। पलक एक बार फिर बस सिसकियां भर रही थी। निर्भय ने ऐसे ही अपने हाथ चलाते चलाते धीरे से उसकी टी शर्ट को उतार दिया। पलक ने कुछ भी नहीं कहा। रात का वक्त था इसलिए उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना था। वो ऐसे ही निर्भय के सामने लेटी हुई थी। निर्भय थोड़ा और करीब आया और उस पर एक बार फिर किसेस की बरसात शुरू कर दी। वो पलक को चूम रहा था, उसे लिक कर रहा था, और पलक एक्साइटेड हो रही थी। उसने अपने पैरों को धीरे से निर्भय की तरफ करते हुए उसे खुद से सटा लिया था। निर्भय जानता था वो क्या चाहती है। उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। उसने एकदम से पलक को अपने ऊपर लिया। पलक उसके पेट पर बैठ चुकी थी। वो हैरानी से निर्भय को देखने लगी और निर्भय ने वैसे ही कहा, जो चाहिए वो ले लो। पलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, पर वो पहले से काफी एक्साइटेड हो चुकी थी। उसने धीरे धीरे पर सबसे पहले अपने और निर्भय के कपड़े निकाल दिए और उसे सीने पर किस करते हुए अपने होंठ फेरने लगी। और कुछ ही देर में उसने वो वे लिया था जो वो चाहती थी। वो थक कर निर्भय के ऊपर ही लेट चुकी थी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि निर्भय ने एकदम से फ्लिप किया और अब पलक नीचे थी और निर्भय ऊपर। पलक ने आधी आंखें खोलकर उसे देखा तो वो उसकी गर्दन पर एक बार फिर बाइट करते हुए बोला, अब मेरी बारी।
और एक बार फिर वो पलक पर अपना प्यार कुछ इस कदर लुटाने लगा, जो सच में बस दोनों की जरूरत थी। देर रात तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खोए रहे। 3 बजते बजते निर्भय ने पलक को छोड़ा और उसे बाहों में लेकर ही सो गया। अगली सुबह फोन की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली थी। उसने नींद में ही साइड टेबल से फोन उठाकर कान के लगाया। पलक अब भी उसकी बाहों में सो रही थी और यहाँ सामने वाले ने कुछ कहा, जिसे सुनते ही निर्भय की नींद उड़ गई। वो एकदम से बोला, आ रहा हूँ। उसने फोन रखा, पलक की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में थी। निर्भय ने धीरे से उसे बेड पर सुलाया और खुद उठकर चला गया। दिल्ली, माहिर के घर लोगों की भीड़ जमा थी। सब लोगों ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और वो श्रद्धांजलि दे रहे थे। कल मेहर के फादर की डेथ हो चुकी थी। वो इस दुनिया से चले गए। एक लंबी बीमारी का शिकार थे और अब जाकर उनकी डेथ हो चुकी थी। माहिर बिना किसी भाव के उस तस्वीर के सामने बैठा था। उस बड़ी सी तस्वीर पर ताजे फूलों की माला चढ़ी थी। वो बस चुपचाप तस्वीर को देख रहा था। उन्हें अंतिम संस्कार कल ही दे दिया गया था और आज सब लोग बस श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। वो तस्वीर को देख रहा था, चेहरे पर कोई भी भाव नहीं। उसके दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। तुम्हारी असली सच्चाई क्या है मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। तुम क्यों मेरे जैसे नहीं हो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। तुम क्यों मुझसे अलग हो तुम्हें बता देना चाहता हूँ। मैं तुमसे अब और झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं तुमसे नफरत नहीं करता और मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं करता तुम्हें बता देना चाहता हूँ। उसके दिमाग में अपने पापा के कहे लास्ट वर्ड्स घूम रहे थे, जो उन्होंने कल अपने आखिरी वक्त में अस्पताल में उससे कहे थे। उसका दिमाग सुन्न था। जितना शांत वो बाहर से था उतना ही शोर उसके दिमाग के अंदर चल रहा था। ना कहने को कुछ था ना समझने को। बहुत से सवाल थे जो उसके डैड उसके सामने छोड़ गए थे, बस अधूरे, जिनके जवाब अब माहिर को खुद ढूंढने थे। वो कैसे ढूंढने थे, कहाँ से ढूंढने थे, उसे कुछ भी नहीं पता था। इस दुनिया में सिर्फ उसके डैड थे। उसकी मॉम की डेथ 5 साल पहले ही हो चुकी थी और वो सिर्फ अपने पापा के साथ रहता था, जो भी पिछले 1.5 साल से बीमारी का शिकार थे। पर कल वो अकेला हो गया था, अनाथ हो गया था, क्योंकि उसकी जिंदगी में अब कोई बचा ही नहीं था। वो ऐसे ही अपने पापा की तस्वीर को देख रहा था और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। माहिर ने उसे तरफ नहीं देखा। शायद वो जानता था ये इंसान कौन था। वो धीरे से बोला, सहारा देने आए हो तो चले जाओ, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। उसकी बात सुनने के बाद भी सामने वाले इंसान ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया और वैसे ही उसके डेट की तस्वीर को देखने लगा। ये कोई और नहीं, निर्भय था। उसने भी इस वक्त व्हाइट शर्ट पहन रखी थी। उसकी शर्ट में उसके सनग्लासेस लगाए हुए थे और चेहरे पर फिलहाल कोई भाव नहीं। वो वैसे ही उनकी तस्वीर को देखते हुए बुदबुदाया, इसलिए कहता हूँ जिंदगी में कोई कभी साथ नहीं रहता। जितना इंसान से लगाव करोगे वो इंसान उतने ही आंसू देगा। उसने बिना किसी भाव के कहा था और माहिर उसे देखे बिना वैसे ही बोला, जैसे कि तुमने दिए। निर्भय ने 2 पल खामोश रहने के बाद कहा, गलतफहमियां अच्छी हैं, पर अगर तुम्हें ये लगता है तो तुम सोचते रहो। मेरा काम नहीं है तुम्हारी गलतफहमियों को मिटाना। माहिर ने अब जाकर उसकी तरफ देखा और बुदबुदाया, तुम क्यों सुधरोगे? तुम्हारे पास कुछ होगा तब तो तुम कुछ सुधरोगे, राइट? मेरी जिंदगी कहीं ना कहीं बर्बाद करने में एक हाथ तो तुम्हारा भी है ना, निर्भय नोमानी? निर्भय खामोशी से उसे देखता रहा। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया और उठाते हुए बोला, जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर आया था वो देखना था कि तुम टूट गए हो या अभी भी खुद को समेट रखा है, पर तुम में तो काफी जान बाकी है। सो आई डोंट थिंक कि मेरे यहाँ रुकने का कोई मतलब है। उसकी बात सुन माहिर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, देखने आए थे या तोड़ने आए थे? निर्भय ने कोई जवाब नहीं दिया तो माहिर भी खड़ा हो गया और निर्भय को बड़ी शांत नजरों से देखते हुए बोला, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा तुमने बर्बाद किया था और दूसरा मेरे बाप ने बर्बाद कर दिया। तुम दोनों को कांग्रेचुलेशन, क्योंकि तुमने सिर्फ तोड़ा नहीं है, उन दरारों को और गहरा कर दिया है जो शायद भरनेलगी थी पर वो कभी नहीं भरेगी, जिंदगी भर नहीं। निर्भय देखता रहा और फिर उसने सामने उसे तस्वीर की तरफ नजर गड़ा ली जिसके ऊपर फूल चढ़े हुए थे। वो तस्वीर थी महेश मकवाना की। महेश मकवाना की इकलौती औलाद था माहिर, पर फिर भी दोनों बाप बेटों के बीच का रिश्ता बड़ा रंजिशों भरा रहा था। ना तो माहिर अपने फादर को पसंद करता था, ना ही उसके फादर उसे। जब तक उसकी मां जिंदा थी माहिर को भरपूर प्यार मिला, अपने बाप का भी और अपनी मां का भी, पर जब उसकी मॉम की डेथ हुई उसके बाद उसके फादर ने उससे बात तक करना बंद कर दिया। पता नहीं क्या हुआ था। उस वक्त पर वो अकेला था और अकेला भी वो काफी मजबूत था। क्यों था पता नहीं, पर वो था। निर्भय कुछ देर ऐसे ही उस तस्वीर को देखता रहा और फिर वो भी वहां से निकल गया। वो जाकर कार में बैठा। दैनिक और राका दोनों कार में उसका इंतजार कर रहे थे और उसकी गार्ड्स की भी 2 गाड़ियां वहीं पर थी।
वो जाकर कार में बैठते हुए बोला, राका, घर जाओ तुम। और फिर दैनिक की तरफ देखकर बोला, इन्फॉर्मेशन निकालो, महेश मखवाना वो मारा लास्ट टाइम पर माहिर से कब मिला, क्या बात हुई दोनों में, और ये नफरत का क्या था, वो अपने इकलौते बेटे के साथ इतना अजीब बिहेव क्यों करता था, मुझे सब जानना है और जल्द से जल्द। दैनिक ने बस ओके कह दिया। राका इस वक्त गाड़ी से उतर चुका था और वो लोग वहां से जा चुके थे। राका को वापस घर जाना था क्योंकि मितू और पलक दोनों अकेली थी, किसी और पर निर्भय को इतना भरोसा नहीं था, बस राका था। राका जब वापस घर आया तो उसने देखा पलक उठ चुकी थी, मितू के साथ वो बैठी बातें कर रही थी और जैसे ही राका को देखा मितू उठाते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे, निर्भय के साथ नहीं गए? राका ने नामे सिर हिलाया और गहरी सांस लेकर बोला, मैम के लिए वापस भेजा है, आप दोनों को अगर कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। उसकी बात सुन फलक ने उठाते हुए कहा, ओवर एक्टिंग तो ऐसे करता है जैसे मेरी बहुत फिक्र हो, हिटलर कहीं का। उसकी बात सुन मितू ने राका की तरफ देखा तो राका ने कहा, उन्हें सच में आपकी फिक्र है, आपकी भी और अपने बच्चे की भी, इसीलिए वो आपके यहाँ बंद रखना चाहते हैं ताकि बाहर जितने भी सवाल अब तक आप पर उठे हैं वो ना उठे। राका की बात सुनकर पलक एकदम से खड़ी हो गई और बिना किसी भाव के बोली, निर्भय की माला जपना बंद करो। उसके लिए काम करते हो तो उसके लिए वफादार होना सही है, पर किसी की गलती ही ना देखना ये कौन सी सही बात है। मितू को उसने मेरे साथ यहाँ बंद कर दिया, तुम्हें जॉब से निकलने की धमकी दे दी, मुझे यहाँ कैद करके रखा है। खैर वो सब तो छोड़ो, जैसे ये सब शुरुआत हुई, तुम नहीं जानते रेप किया है उस इंसान ने मेरा, और तुम कह रहे हो कि उसे मेरी फिक्र है। पलक गुस्से से उसे घूरने लगी थी और राका ने वैसे ही शांत खड़े हुए कहा, बट उन्होंने आपका रेप नहीं किया, उन्हें तो पता तक नहीं था कि वो लड़की आप है जिनके साथ उन्होंने रात गुजर रही है। जैसे आप नशे में थी वैसे वो भी नशे में थे। पलक की आंखें छोटी हो गई, वो वैसे ही बोली, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने उसके केबिन में मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखी है, वो कॉन्ट्रैक्ट देखा है। अगर उसने मेरा रेप नहीं किया और वो नशे में था तो वो सब वहां कैसे आए, बोलो। राका ने एक बार फिर गहरी सांस ली और एक नज़र मितू को देखने के बाद बोला, वैसे तो मैं आपको शायद ये बात कभी ना बताता क्योंकि सर नहीं चाहते, पर अगर अब आपने ये सवाल पूछ ही लिया है तो मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ कि मैं क्यों उनकी साइड लेता हूँ, कि मैं उन्हें क्यों सही समझता हूँ, कि मुझे क्यों परवाह नहीं है कि वो मुझे जॉब से निकालेंगे, क्योंकि मुझे उन पर भरोसा है। और उसने वैसे ही आगे कहना जारी रखा, उस दिन देहरादून में जैसे आपको किसी ने ड्रग दिया, सर को भी ड्रग दिया गया था। सुबह जब वो उठे तो ये चाल इतनी बड़ी थी कि उन्होंने कपड़े तक पहन रखे थे, कमरा भी साफ सुथरा था। ये सोचना भी नामुमकिन था कि वहां कुछ हुआ होगा, बट फिर भी सर की अपनी सोच थी कि उन्होंने जरूर कुछ गलत किया है, किसी लड़की के साथ रात गुजर रही है। क्योंकि वो इससे पहले वर्जन थे और अपने सिर्फ इसी शक को दूर करने के लिए उन्होंने पूरी फुटेज निकलवाई थी, बट टेरेस पर कोई कैमरा ही नहीं थे। फिर सर को बस एक लड़की दिखाई जिसकी बैक थी। सर ने कभी किसी लड़की पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें तो ये तक याद नहीं था कि वो कपड़े आपने पहन रखे थे। और उस दिन के बाद जब 2 महीने बीते और आपने बताया कि आप प्रेग्नेंट हैं, तब जाकर सर को रियलाइज हुआ कि हो सकता है कि जिसके साथ उन्होंने रात गुजारी है वो आप ही हो। आपके लंदन जाने से एक दिन पहले उन्होंने रिपोर्ट निकलवाई, ये पता लगवाया कि आपने कहाँ पर रिपोर्ट्स निकलवाई है। फिर वहीं पर उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया और आपके लंदन जाने के आधे घंटे पहले उन्हें पता चला कि सच में उनका शक सही था, वो लड़की आप ही थी जिनके साथ उन्होंने रात गुजारी थी और आपके पेट में पल रहा बच्चा उनका था। उनको जैसे ही ये पता चला उन्होंने तुरंत आपके साइन एक कागज पर ले लिए। वो जानते थे कि आप गुस्सा करेगी, पर वो आपके गुस्से को झेलने के लिए तैयार थे क्योंकि वो बच्चे को नाम देने को तैयार थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने अभी आपको ये सब बताया तो शायद आप लंदन ना जाओ, इसीलिए उन्होंने सोचा था कि आप जब लंदन से वापस आओगी तो आपको सब अच्छे से शांति से समझाएंगे। उस दिन जब आप लंदन से वापस आई और पार्टी में उन्होंने आपको केबिन में बुलाया था, इसलिए बुलाया था ताकि आपको सच्चाई बता सके। वो फाइल, वो सारे एविडेंस इसीलिए थे ताकि वो दिखाकर आपको विश्वास दिला सके, पर आपने उनके आने से पहले ही इतना बड़ा तमाशा कर दिया। उससे सर को गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से आप अब तक भुगत रही है। पलक हैरानी से उसे देखने लगी, उसे समझ नहीं आया वो यकीन करें या ना करें। पर मितू तो राका को जानती थी, वो इंसान भले ही निर्भय का वफादार था पर इतनी सारी बातें वो झूठ नहीं बोल सकता था। उसने पलक की तरफ देखा तो पलक हैरानी से अब भी राका को देख रही थी। उसके चेहरे के भाव देखकर कहना मुश्किल था कि वो क्या सोच रही है। मितू उसके पास गई और उसके कंधों पर हाथ रखा तो उसने मितू की तरफ देखकर वैसे ही कंफ्यूजन में कहा, ये क्या बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कह दो कि झूठ है, उसने रेप किया मेरा।
वो कोई गलती नहीं थी, उसने मुझसे जबरदस्ती शादी भी की है। और वो बोल भी रही थी कि राका ने फिर से कहा, जबरदस्ती शादी नहीं की थी। उन्हें शक था कि शायद आप नहीं मानेगी, इसीलिए उन्होंने बिना बताए आपसे शादी करी। बट वो रेडी थे कि अगर आप मान जाती हैं तो वो आपसे शादी भी कर लेंगे। पर उस एक थप्पड़ ने और उस कोर्ट के इल्जाम ने सब कुछ बदल दिया। सर फिर बदले की नियत पर आ गए। उन्हें अब बस अपना बच्चा चाहिए। उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं रखना अब। पलक का दिमाग ब्लैंक होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे अब तक लग रहा था कि निर्भय ने उसके साथ गलत किया था। उसके अकॉर्डिंग गलती पलक की थी। यहाँ पर तो निर्भय खुद भी इनोसेंट था। पलक ने अपना सिर पकड़ लिया और वहीं सोफे पर बैठते हुए बोली, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं सब कुछ ठीक कर सकती थी। मैं उससे बात कर सकती थी। कर लेती तो शायद इतना हंगामा ना होता। इतना सब कुछ नहीं बिगड़ता जितना बिगड़ा। पर मैंने सब खराब कर दिया। मैंने। वो बोलते बोलते हड़बड़ा रही थी और मितू ने उसे संभालते हुए कहा, पलक शांत हो जा। कुछ भी गलत नहीं हुआ। गलती तेरी नहीं थी। नहीं हुआ कुछ। गलती निर्भय की नहीं थी तो गलती तेरी भी नहीं थी। हाँ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि तूने उसके केबिन में वो कागज देखकर उससे बात करना सही नहीं समझा। वहां तेरी गलती है, पर निर्भय ने भी सही नहीं किया है। वो भी इतना इनोसेंट नहीं है। तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब तुम दोनों साथ रह रहे हो। अगर ये सच है कि निर्भय ने ये सब गलत नहीं किया है और सच में वो भी इनोसेंट है, तो तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ये सब सच है तो फिर तो तू एक अच्छे इंसान के साथ है। वो इंसान जो तेरे बच्चे को नाम देने को तैयार है। वो इंसान जो तुझे खुद की जिंदगी में शामिल करने को तैयार है। इट्स नॉट बिग डील। उसके कहते ही पलक बोली, कैसे नहीं? कैसे बड़ी बात नहीं है? वो इंसान मेरे बच्चे को अपनाने को तैयार था। मुझे अपनाने को तैयार था। बस एक सच्चाई जानने के बाद। और मैंने क्या किया? मैंने जल्दबाजी में सब कुछ बिगाड़ दिया। मैंने। और इस बार राका ने कहा, आपने कुछ भी नहीं बिगड़ा। सर की प्रायोरिटी उन्हें बस पता है उन्हें बच्चा देने के बाद आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस पेपर पर उन्होंने साइन करवाए थे वो भले ही मैरिज सर्टिफिकेट के लिए थे, बट उनमें उन्होंने शर्तें लिखवा दी थी बाद में कि आपको बच्चा देने के बाद यहाँ से जाना पड़ेगा। दिल्ली ब्लेक विला। पलक राका को हैरानी से देखने लगी तो मितू ने एकदम से कहा, पर एक गलती तो सबकी माफ होती है ना? पलक को भी गलतफहमी हुई है तो वो अपने बच्चों के पास रह सकती है ना, इसमें गलत क्या है? ये एक नॉर्मल शादी हो सकती है। बच्चे को माँ और आप दोनों का प्यार मिल सकता है ना? उसकी बात सुन राका ने कहा, उनकी आदतें भी वैसी ही है। एकदम सही। अगर उन्होंने कुछ सोच लिया है तो नहीं बदल सकते। अगर उन्होंने फैसला कर लिया है तो कोई फायदा नहीं है। मितू ने पलक कंधे पर हाथ रखकर कहा, पलक हार नहीं मानते। अगर अब तो अब ही सही। अब जाकर सवेरा। तुझे पता है कि निर्भय सही है और अगर तुझे लगता है कि तू उसके साथ रह सकती है अपने बच्चे के लिए तो अभी तेरे पास 6 महीने हैं। वो मान जाएगा। औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है और तू भी उसे मना सकती है। ऐसे हार मत मान। पलक कुछ भी नहीं बोली। वो शांति से बैठी रही और जमीन को घूरती रही। आंखों से बस आंसू बह रहे थे। उसने सच में बड़ी गलती की थी जिसकी वजह से सबने सहा था। उसने, उसके बच्चे ने और निर्भय ने भी। उस दिन शांति से बात कर लेती तो ना इतनी बदनामी होती, ना इतने झगड़ा होते, ना निर्भय से वो दुश्मनी मोल लेती, ना ही इतना सब कुछ झेलना पड़ता। वो यही सोच रही थी कि सारी गलती उसकी है और इतने में उसका भी फोन बजा। उसने चुपचाप उठकर फोन कान से लगाया और सामने वाले की बात सुन उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो धीरे से बोली, ऐसा कैसे हो गया? मितू एकदम से बोली, क्या हुआ? पलक, कौन है फोन पर? क्या नहीं हो सकता? पलक ने धीरे से नजर उठाकर उसे देखा और बोली, रिदा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। हालत खराब है और बचने के चांसेस कम। जैसे ही मितू ने ये सुना उसकी भी जैसे सांस हलक में अटक गई। वो तुरंत बोली, क्यों? वो तो न्यूज आई थी वो सुभाष शेखावत के साथ, उसकी वजह से। पलक ने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछकर बोली, प्रेगनेंसी है पर सुकून नहीं। बस ट्रॉमा ही मिलने वाले हैं मुझे सोच लेना चाहिए था। मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैं खुद ही अपने हाथों से सब कुछ खराब कर देती हूँ। मितू ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पागलपन बंद कर। तू क्यों भूल गई तेरा हस्बैंड निर्भय नोमानी है? पलक, बहुत कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए पर फिर भी निर्भय तेरे साथ खड़ा है। उसने तेरे लिए सबके सामने, मीडिया के सामने, तेरी गलती के बावजूद साथ दिया है। वो तेरा ख्याल रखता है। उसने तुझे यहाँ इंटरनेट और बाहरी दुनिया से दूर रखा है ताकि तू अपनी प्रेगनेंसी में ये सारे ट्रॉमा ना ले और इन सारे टेंशन से दूर रहे। पलक ने गहरी सांस ली और बोली, पता है, मुझे लगता था रिदा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।
उस लड़की ने हाथ पार कर दी है। मितू को कुछ समझ में नहीं आया। वो सवालिया नजरों से उसे देखने लगी तो पलक में उसे सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी हुआ, कि रिदा का उसका निर्भय को और उसे नाइट स्टैंड के लिए फंसाना और उसके चाचा के साथ मिलकर पलक को गिराने की साजिश रचना और बहुत सारी चीज। मितू खुद हैरान थी कि वो पलक के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो खुद को पलक की बेस्ट फ्रेंड कहती है, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोल पाई और उसने बस पलक को गले लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए कहने लगी, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिक्र मत करो। यहाँ दूसरी तरफ निर्भय इस वक्त अस्पताल के वार्ड में खड़ा था। उसके दोनों हाथ अपनी जेब में थे और वो बेड के सामने इधर से उधर घूमते हुए सीलिंग को घूरते हुए बड़े आराम से बोल रहा था, इज्जत गई, पैसा बचा नहीं, जिसके नाम पर ये सब किया उसने साथ दिया नहीं, काम अब कोई देगा नहीं, जब सब बर्बाद हुए तो अच्छा किया जो तुमने सुसाइड कर लिया। रिदा बेड पर थी। वो बेड पर लेटी बस तेजी नजरों से निर्भय को घूर रही थी। वो धीरे से बोली, मैंने कोई सुसाइड नहीं किया, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर तुम मेरा मर्डर नहीं कर सकते। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी कि कैसे तुमने मुझे मारने की कोशिश की। वो एक इविल स्माइल के साथ बोला, और पुलिस क्या करेगी, टेल मी। उसके ऐसे भाव देखकर रिदा को और ज्यादा डर लग रहा था। वो धीरे से बोली, कायदे और कानून नाम की कोई चीज है, तुम ऐसे हर जगह अपनी मर्जी नहीं चला सकते। पुलिस को पता चला कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है तो तुम सीधा जेल जाओगे। वो हल्का सा मुस्कुराया और वैसे ही इधर उधर घूमते हुए वापस कहने लगा, पुलिस के पास जाना चाहो तो जाओ, कंप्लेंट करना चाहो तो करो, और उसके बाद जो होगा उसके लिए रेडी रहना, क्योंकि यहाँ का कायदा भी निर्भय नोमानी है और कानून भी। उसने चलते चलते तिरछी नजरों से रिदा को देखा। बस ये नजरें काफी थी रिदा का दिल दहला देने के लिए, और निर्भय ने अब जाकर कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, तुम बस मेरा एक मोहर हो, जब तक मेरे काम आती रहोगी जिंदा रहोगी। जिस दिन तुम्हारा काम खत्म हुआ तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। ऐसी मौत दूंगा कि लोग सोचते रह जाएंगे कि मिस रिदा ने सुसाइड किया क्यों, शर्म की वजह से या शर्मिंदगी की वजह से। वो वहां से चला गया और रिदा रोने लगी। उसने अपने हाथ पर बने उस कट को देखा। निर्भय ने उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर चाकू चलाया था। वो उसके घर चला आया था और अब हॉस्पिटल में थी। उसे तो पता भी नहीं था कि बाहर अफवाह क्या फैली है। वो तो बस हॉस्पिटल में ही थी। उसका फोन भी उसके घर पर था। निर्भय ही उसे अस्पताल लेकर आया था और अब उसे निर्भय से डर लग रहा था। वो सोच रही थी कि अच्छा ही होता अगर वो निर्भय के हाथों वही अपने फ्लैट पर मर चुकी थी, पर अब क्या होगा इससे वो अनजान थी। निर्भय वापस अपनी कंपनी आ चुका था। उसने दैनिक से पूछा था वापस निया के बारे में और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला था। वो कहाँ गायब हुई थी किसी को नहीं पता और निर्भय के दिमाग में कुछ चल रहा था। उसे ऐसे देख दैनिक ने धीरे से कहा, सर एक सवाल पूछूं। निर्भय ना ध्यान बस अपने फोन में था तो दैनिक को लगा शायद वो मान गया है। उसने वैसे ही कहा, आप निया को क्यों ढूंढ रहे हैं? मतलब वो आपको खुद की गर्लफ्रेंड कहती है और आपने कभी मना नहीं किया, बट अब आप शादीशुदा हैं, आप पलक मैम के साथ रहना चाहते हैं, तो फिर अब निया को क्यों ढूंढ रहे हैं? निर्भय ने एक नज़र उसे देखा और वैसे ही बोला, ना तो मुझे सफाई देने का शौक है ना ही ये मेरा काम है। अपने काम पर ध्यान दोगे तो खुश रहोगे। अब इसके आगे भला दैनिक क्या ही कहता। वो कुछ नहीं बोल पाया और उसने अपने हाथ में पड़े आईपैड में देखते हुए उसे उसका शेड्यूल बताना शुरू किया। आज पूरे दिन निर्भय बिजी रहने वाला था और हुआ भी ये। वो पूरे दिन अपने काम में लगा हुआ था। इस बीच उसने घर पर फोन लगाकर पहले की तबीयत पूछी थी, पर बस उसने हाँ हम में जवाब दिया और उसे 1 मिनट की कॉल के बाद निर्भय वापस बिजी हो गया था। रात को जब वो घर आया तो काफी सन्नाटा था। पलक के रहते उसके घर में सन्नाटा होना नामुमकिन था। वो खुद में ही बोलिया, सो रही होगी, और वो चुपचाप कमरे में चला आया। पर कमरे में आकर देखा तो पलक बेड पर बैठी थी। उसे देखते ही निर्भय ने टॉन्ट मारने वाले लहजे में कहा, क्या बात है, आज तुम जाग रही हो, फिर भी मेरा घर घर लग रहा है। पर वो चुप रही। निर्भय ने अपना ब्लेजर उतार कर रखा और अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए वार्डरोब की तरफ चला गया। वो अपने कपड़े देखते हुए कहने लगा, शांत लग रही हो, कुछ हुआ है? उद्धरण चिन्ह। वो फिक्र नहीं जाता रहा था, वो बस सवाल कर रहा था और पलक ने नजर उठाकर उसे देखते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी। निर्भय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो देखा पलक रो रही थी। उसने कुछ भी नहीं कहा और बस पलक को घूरने लगा। पलक ने नजर उठाकर उसे देखा और बोली, राका से बात हुई थी मेरी। बस उसका इतना कहना काफी था। निर्भय को समझ गया क्या हुआ होगा। उसने गहरी सांस ली और अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया तो पलक ने कहा,
गलतफहमी हुई थी मुझे। जैसे ही वो सब पता चला बस दिमाग खराब हो गया था। मेरा मन कर रहा था जिसने मेरे साथ ये सब किया है उसकी जान ले लूं, पर सच जानने की कोशिश नहीं की। प्लीज मुझे माफ कर दो। निर्भय वॉशरूम के दरवाजे पर आकर रुका था। उसने पलटकर पलक की तरफ देखा और बोला, हम दोनों का कोई असल रिश्ता नहीं है जिसमें मैं नाराज हो जाऊं या तुम्हें माफी मांगने की जरूरत पड़े। वो चुपचाप बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो शावर लेकर कपड़े चेंज करके बाहर आया तो उसने देखा पलक अब भी वही खड़ी थी। उसे देख उसने गहरी सांस ली और उसके सामने आकर बोला, लिसन, वो जो कुछ भी था शुरू तुमने किया था तो खत्म मैं करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गिल्ट में हो या तुम्हें माफी मांगनी है या तुम किस हालत में हो। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ मेरे बच्चे से, और मुझे बच्चा देकर तुम यहाँ से हमेशा के लिए जाओगी। दैट्स इट। वो इतना बोलकर बेड की तरफ बढ़ गया तो पलक वैसे ही बोली, क्या हम नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते? निर्भय के कदम रुक करे। वो पलक की तरफ मुड़ा तो पलक ने कहिए, क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? क्या मेरे बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं मिल सकता है? वो अब भी शांत नजरों से देख रहा था, उसके लिए जैसे ये बातें बड़ी बातें थी। उसने छोटा सा जवाब दिया, नहीं। पलक बस देखती रह गई और निर्भय जाकर बेड पर लेटते हुए बोला, ना तो मुझे रिश्ते निभाने का शौक है, ना रिश्ते बनाने का। मेरी छोटी सी दुनिया है जिसमें मेरा भाई, मेरे पापा और अब मेरा बच्चा होगा, और मैं इन लोगों से ज्यादा किसी को बढ़ाना नहीं चाहता। तुम्हें तो अपनी लाइफ में बिल्कुल लाना नहीं चाहता, इसलिए चुपचाप सो जाओ। प्रेगनेंसी तक एंजॉय करो और प्रेगनेंसी खत्म करके यहाँ से निकल जाओ। उसकी बातें सुनकर पलक को काफी बुरा लग रहा था। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बोली, कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग 6 महीने बाद अगर मैंने ये कह दिया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना तो बच्चे की कस्टडी मुझे मिल जाएगी, तुम्हें नहीं। उसने इविल स्माइल की और बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरा बच्चा सिर्फ मेरा रहेगा, और अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा। वो बस चुप हो गया और पलक आगे कुछ बोल ही नहीं पाए। उसने गहरी सांस ली और आकर निर्भर के पास लेट गई। उसने दूसरी तरफ करवट कर रखी थी। पलक उसकी पीठ को देखते हुए मन ही मन बोली, 6 महीने? ये 6 महीने? शायद मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पर मैं तुम्हें मना लूंगी। मुझे नहीं पता तुम कैसे इंसान हो, पर बस इतना जानती हूँ कि तुम अच्छे बाप साबित होंगे, क्योंकि तुम एक अच्छे भाई, एक अच्छे बेटे और एक अच्छे पति भी साबित हुए हो। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो निर्भय को मना लेगी, पर उसे क्या पता था कि ये भी निर्भय की चलाई चला थी। वो गिल्ट में थी और निर्भय चाहता था कि वो गिल्ट में रहे, और ये गिल्ट उसे कब हमदर्दी और हमदर्दी से प्यार के रास्ते पर ले जाएगा वो खुद नहीं जानती थी। वो ऐसे ही चुपचाप लेटी थी और कुछ देर में उसे नींद आ गई। उसके सोते ही निर्भय ने एकदम से अपनी आंखें खोली। वो पलक की तरह पलटा और उसके सोते हुए चेहरे को देखने लगा और मन ही मन उसके चेहरे को देखते हुए बोल रहा था, ये मासूमियत, जितना मासूम ये चेहरा है उतनी ही मासूम तुम। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी किसी माफी की जरूरत है? नहीं, मुझे सिर्फ बदला चाहिए। मेरा ईगो हर्ट किया है तुमने, और उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मेरा ईगो सबसे प्यारा है और तुमने मेरे ईगो को चोट पहुंचाई, तो अब तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाना तो बनता है ना। पलक शेखावत। दिल्ली ब्लेक विला। पलक की जब आंख खुली तो निर्भय रेडी हो रहा था। पलक ने उठकर बैठते हुए अपनी आंखों पर हाथ फेरा और आंखें खोलकर उसे देखने लगी। निर्भय ने उसकी तरफ एक ड्रेस फेंकते हुए कहा, हॉस्पिटल जाना है, रेडी हो जाओ। वो कुछ सोचते हुए बोली, पर हॉस्पिटल क्यों जाना है? मैं तो ठीक हूं ना, और मितू है तो सही यहाँ। वो नींद भरी आवाज में बोली थी। और निर्भय ने वैसे ही घूरते हुए कहा, अल्ट्रासाउंड है तुम्हारा आज, 4th मंथ खत्म हो चुका है, जानती हो ना? पलक एकदम से उसे देखने लगी। उसे निर्भय के साथ रहते रहते 1 महीना हो चुका था। उसने अब गौर किया था। वो अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, इसलिए टमी बढ़ गई है। निर्भय ने उसे घूरा और बोला, अभी और भी बढ़ेगी, चलो रेडी हो जाओ। पलक ने हाँ में सिर हिलाया और उस ड्रेस को देखा। वो बस एक ढीली ढाली सी फ्रॉक थी जो एंकल लेंथ थी। पलक का वो पहनने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के बाद जो जेल मिटाया जाता है वो कपड़ों पर लगता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसने नामे सिर हिलाकर कहा, मैं कुछ और पहन लूं। निर्भय ने बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से जाते हुए बस ऐसे ही बड़बड़ कर कहा, एस यू विश। पलक उठी और वार्डरोब के अंदर अपने लिए कुछ देखने लगी। सारे ड्रेस तो ऐसे ही थे, वहां पर वो शॉर्ट ड्रेस पहन के जा नहीं सकती थी। कपड़े थे बट हॉस्पिटल के लिए तो कुछ भी नहीं था। उसने तो सोचा ही नहीं था कि वो प्रेग्नेंट होगी। अब जब हुई थी तो हर महीने हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था। उसके लिए अस्पताल पहन के जाने के लिए वो अलग कपड़े तो नहीं ले सकती थी।
उसने कुछ सोचते हुए अपनी साड़ी वाला सेक्शन खोला। उसमें हर तरह की साड़ियाँ थी, इंडियन, वेस्टर्न, पाकिस्तानी, बंगाली। उसने एक पिंक कलर की पाकिस्तानी चिकन की साड़ी निकाली और उसे लेकर रेडी होने चली गई। आज वो पूरी ट्रेडिशनल क्वीन बन चुकी थी। कानों में बड़े बड़े झुमके, साड़ी, हाथों में सिल्वर कलर के बैंगल्स और वो हल्का सा मेकअप। आंखें पूरी गहरी काजल और सुरमे से सनी हुई थी। बालों को उसने ऐसे ही खुला छोड़ दिया था। वो रेडी होकर नीचे से कॉल आए। वो नीचे आई और ऐसे ही बोली, चले। पलक ने अभी तक देखा नहीं था कि हॉल में कौन कौन है, पर ये बोलने के बाद उसने आसपास देखा। कुछ गार्ड्स, राका, दैनिक, निर्भय, मितू सब वहीं पर थे और सब उसे हैरानी से देख रहे थे। पलक ऐसे रेडी होकर आई थी जैसे वो किसी पार्टी या शादी में जा रही थी, पर जाना उन लोगों को हॉस्पिटल था। पलक ने सबको देखा, सब उसे देख रहे थे और नजर सबसे होते हुए निर्भय पर चली गई जो उसे घूर रहा था, पर किसी नजर से ये उसे समझ नहीं आया। वो जाकर उसके सामने खड़ी होते हुए बोली, अच्छी नहीं लग रही। निर्भय ने गहरी सांस ली और अपने होठों पर जीभ फेर के खुद को शांत किया और बोला, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। पलक ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, तभी तो साड़ी पहनी है। वो अपने पेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, मेरा पेट, इस पर कोई भी कपड़ा नहीं है। मैं बस इस पल्लू को हटा दूंगी तो यहाँ जेल लगा दिया जाएगा। जेल लगाने के बाद ना चीप चीप होता है, उसे हटाने के बाद भी नहीं निकलता। तो मुझे ऐसा कपड़ा पहना था जो मेरे पेट को खुला रखे, तो मैंने ये पहन लिया। निर्भय वैसे ही बोला, तुम्हारे पास क्रॉप टॉप नहीं है। पलक ने जैसे ही ये सुना उसने अपने दांतों तले जीभ दबा ली और अपने ही सिर पर चपेट लगाते हुए कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। निर्भय ने उसे कुछ भी नहीं कहा। वो आगे बढ़ते हुए बोला, चलो चुपचाप। वो उसके पीछे चलने लगी, पर अचानक उसे कुछ याद आया और वो बोली, 1 मिनट, और वो भागकर वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसकी आवाज सुन निर्भय ने पीछे मुड़कर उसे देखा और बस देखती रह गया। वो उपज रही थी और साड़ी में उसका फिगर कितना अट्रैक्टिव लग रहा था। ब्लाउज का बैक डीप था जिसकी वजह से उसकी कमर से लेकर पीठ तक सब कुछ आराम से दिख रहा था और इस वक्त वो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। निर्भय ने उधर उधर देखा तो कोई भी पलक को देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बस मितू ही पलक को देख रही थी और शायद उसने भी वही नोटिस किया था जो निर्भय ने किया था। उसने एक नज़र निर्भय को देखा तो निर्भय कुछ भी नहीं बोला। वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा और पलक छोटा सा क्लच लेकर बाहर चली आई। निर्भय ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, ये बाकी था। पलक कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप आगे बढ़ते हुए बड़बड़ाने लगा, मुझे रोक टोक ना किया करो, मुझे जैसे पसंद है मैं वैसे रहूंगी। वो पलक के पीछे चलने लगा। पता नहीं क्यों इनसिक्योर फील हो रहा था, जलन थी या क्या था, पर वो पलक से आगे नहीं जा रहा था, जबकि हमेशा आगे वो रहता था, पलक पीछे रहती थी। मितू भी उनके साथ चल दी क्योंकि पलक का चेकअप उसे ही करना था। यहाँ पर घर पर उसका चेकअप अच्छे से हो नहीं पता और अल्ट्रासाउंड भी करना था, इसीलिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। मितू दूसरी गाड़ी में राका के साथ आ रही थी और इस गाड़ी में निर्भय और पलक थे। वो सब अस्पताल पहुंचे और पलक का चेकअप शुरू हुआ। जैसा कि उसने कहा था, उसने बस अपने पेट से पल्लू हटा दिया और उसका अल्ट्रासाउंड शुरू हुआ। मितू ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, देखो, वैसे तो 4th मंथ में अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं होती, बट निर्भय का कहना है कि उसे हर महीने अपने बच्चों की ग्रोथ देखनी है, तो ये भी अच्छी बात है। देखो, उसने निर्भय की तरफ इशारा किया। उसे स्क्रीन देखने को कहा, पर निर्भय की नज़र पहले से स्क्रीन पर ही थी। वो स्क्रीन की तरफ दिखाते हुए बोली, ये बच्चा है तुम्हारा, जो ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है। 4th मंथ में बच्चों की जैसी ग्रोथ होनी चाहिए। इस बच्चे की वैसी नहीं है, कमजोर है। शायद पलक के ऊपर जो ट्रॉमा, जो टेंशन्स रहे हैं, जो एंजाइटी उसे इतने टाइम रही है, उसकी वजह से अगर पलक ठीक रहेगी, आराम से रहेगी, तो बच्चा ग्रोथ करेगा अच्छे से। निर्भय बस स्क्रीन पर देख रहा था और मितू ने अब वापस पलक और निर्भय की तरफ घूमते हुए कहा, इसलिए कहते हैं कि माँ का खुश रहना जरूरी है। तुम्हारी वजह से तुम्हारा बच्चा ग्रो नहीं कर पा रहा है पलक, तो अब तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम्हें घर में रहकर आराम से खा पी कर खुश रहना है या बाहर रहकर ये सारे ट्रॉमा लेने हैं अपने ऊपर। पलक कुछ भी नहीं बोली तो मितू ने उसका पेट साफ किया और उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोली, बेबी, आपकी माँ ना बहुत आलसी है, आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, बट मासी आपका ख्याल रखेगी, सो नो टेंशन। 4 महीने हो गए हैं, बस 1 महीना और फिर आपकी मूवमेंट भी फिर होगी हमें। वो मुस्कुरा रही थी और पलक उसे देखकर हल्का सा हंसी, पर नजर अचानक निर्भय की तरफ चली गई। उसकी नजर मितू के हाथ पर थी जो पलक के पेट पर था। पलक ने जैसे ही ये देखा तुरंत मितू का हाथ हटाया और बोली, अब उठने दे मुझे।
पलक उठकर बैठ गई और मितू को कुछ समझ नहीं आया। पलक ने निर्भय की तरफ देखा और बोली, घर चले, मुझे आराम करना है। मितू तो कुछ भी नहीं बोली, वो जानती थी निर्भय कैसा है। उसे पलक की बात भी तुरंत समझ में आ गई थी। कुछ देर तक उसने कुछ और रिपोर्ट तैयार की, कुछ बातें की और उसके बाद वो लोग घर चले आए थे। घर आते ही पलक तुरंत ये कहकर चली गई कि उसे सोना है, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके जाते ही मितू ने निर्भय को देखा तो वो आराम से उसे देखते हुए पर काफी ठंडे लहजे में बोला, उसे टच करने की जरूरत नहीं है, ख्याल बिना टच किए रखा जा सकता है, और बातें भी। बेचारी मितू। उसने एक नजर राका को देखा और घूरते हुए बोली, तुम क्यों नहीं होते इतने जेलस? अब वो क्या बोलता? सिचुएशन काफी अजीब हो गई थी। निर्भय वहां से चला गया और फिर रिका बोला, तुम्हें थोड़ी ना किसी ने छुआ है। मितू ने उसे घूरा, तुम और तुम्हारा ये बॉस इतना क्या चढ़ते हो? मैंने बस हाथ रखा था पलक के पेट पर। राका धीरे से बोला, तुमने मैडम को क्यों छुआ? मुझे छूने में तो मौत आती है तुम्हें। मितू की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कैसा इंसान है ये? दोनों एक जैसे ही है, उसने मन ही मन कहा। यहां निर्भय जब कमरे में आया तो देखा पलक कपड़े ढूंढ रही थी। वो वैसे ही बोला, क्या कर रही हो? पलक वैसे ही अनजान बनते हुए और अपने लिए कपड़े निकालते हुए बोली, टी शर्ट निकाल रही हूं। अब तो आ गई हूं ना घर, अब तो नहीं रह सकती इन कपड़ों में, फ्रेश होकर टी शर्ट पहनूंगी। उसने इतना कहा ही था कि निर्भय ने उसके पीछे आकर उसका हाथ जो ऊपर कोई काम कर रहा था, निर्भय ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए एकदम से उसे पलटा। पलक हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया इतनी जल्दी क्या हुआ। वो अपनी पलकें झपकाए बिना हैरानी से निर्भय को देखने लगी और निर्भय न उसकी कमर से पल्लू हटाकर उसके पेट की स्किन को टच करते हुए हाथ घुमाने लगा। पलक में धीरे से नजरें नीचे करके उसके हाथ को और फिर नजरें उठाकर उसके चेहरे को देखा जिस पर कोई भाव नहीं थे। पलक धीरे से बोली, रोमांस करते टाइम तो मुस्कुरा दिया करो। उसने पलक की कमर पर अपना हाथ एकदम से कसा तो पलक उसके और करीब हो गई। उसके दोनों हाथ निर्भय के सीने पर आ चुके थे और निर्भय ने अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ से ले जाते हुए कंधे पर रखा और कंधे से गर्दन के जोड़ते हुए हिस्से पर अपने हाथ को फेरने लगा। पलक ने अपनी गर्दन एक और झुका ली और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। वो जानती थी अब क्या होने वाला था और निर्भय ने अपने हाथ ऐसे ही घूमते हुए धीरे से वहां पर अपने होंठ रख दिए। पलक ने धीरे से आंखें खोली। उसे सामने लगे आईने में निर्भय की पीठ दिखाई दे रही थी। वो पलक के ऊपर झुका हुआ था और उसकी गर्दन और गले से लेकर कंधे तक होंठ चल रहा था। पलक बार बार धीरे धीरे अपनी गर्दन हिला रही थी क्योंकि उसे थोड़ी बेचैनी तो थोड़ी गुदगुदी हो रही थी। निर्भय पलक की कमर पर रखे उस हाथ ऊपर ले जाने लगा। पलक ने सिर झुकाकर ऐसे ही नीचे देखने की कोशिश की पर उसकी गर्दन पर निर्भय का चेहरा था इसलिए वो नीचे नहीं देख पाए। उसने अपने हाथों को निर्भय के सीने से हटाया, उसके हाथों पर रखते हुए कहा, क्या कर रहे हो? उसने ये इतनी धीरे कहा था कि शायद निर्भय के कान में ही उसकी बात गई होगी, पर अगर उसके पास कोई खड़ा भी होता तो वो ना सुनता और निर्भय ने बिल्कुल उसी की तरह कहा, रोमांस। पलक आगे कुछ भी नहीं बोली और निर्भय उसकी गर्दन पर अपनी नाक फिरते हुए उसकी कमर पर है अपने हाथों को ऊपर करके उसके ब्लाउज को सरकाने लगा। पलक ने एक आह भरी और निर्भय ने वैसे ही मदहोशी के आलम में कहा, मैं ऐसे जिंदगी भर रह सकता हूँ। और पलक ने उसकी बात सुन वैसे ही उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तो कर लो शादी। निर्भय एकदम से पीछे हटा। अचानक हटाने से पलक का चेहरा भी सीधा हो गया। वो निर्भय की आंखों में देख रही थी, निर्भय खुद भी, और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने एकदम से पलक को छोड़ा और 2 कदम पीछे हटा। पलक के हाथ ऊपर ही रह गए, आंखों से आंसू बस आने वाला ही था और निर्भय ने कहा, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। पलक देखते रह गई और वो चला गया। पलक की आंखों में रोके हुए आंसू बह निकले। वो धीरे धीरे बुदबुदाने लगी, बच्चा ही चाहिए था तो बंदूक की नोक पर भी शायद मैं दे ही देती। 9 महीने एक कमरे में बंद रखते हैं और फिर आते तो तब भी तुम्हें बच्चा मिल जाता। फिर ये सारा झूठा नाटक क्यों? क्यों एक हस्बैंड की तरह मेरा ख्याल रखते हो? हस्बैंड की तरह मुझ पर आकर हक जताते हो? आखिर करना क्या चाहते हो तुम? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।